Hi students, welcome to Heather's Commerce Hub. Today we are going to talk about a very important topic, that is 14 Principle of Management by Henry Fayol. तो फिर भी आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 4 दफा तो जरूर ये क्वेश्चन आया होगा। बहुत ज्यादा किस्मत अगर ये बैच की खराब है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपकी किस्मत अच्छी है, जैसा कि हर साल के बच्चों की होती है, तो ये क्वेश्चन आएगा। आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप हर एक यूनिट का एटलीस्ट मेन 4-5 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पढ़कर जाना। वी कैन नॉट गारंटी कि कब कौन सा क्वेश्चन बदल जाए, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप ये वीडियो अच्छे से सुनोगे, इंशाअल्लाह ताला वो साइड हेडिंग जरा याद कर लोगे तो आप इजिली लिख पाते एग्जामिनेशन में। So my dear students, before you write about 14 principle, you must write about Henry Fayol. तो हेनरी फ्योल कब पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, ये कुछ डेट्स है जो कि कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ। तो अगर आप भी भूल जाए तो दैट इज नॉट एन इशू। आप एटलीस्ट बेसिक हेनरी फ्योल के बारे में लिखना, जैसे कि ही वाज बोर्न इन फ्रांस एंड ही हैज जॉइन इन अ माइनिंग कंपनी एज अ जूनियर इंजीनियर। आफ्टर 28 years he has become managing director of that company. And when he became the managing director, the company was in bankruptcy. After 2 years, he got retirement, and at the time of retirement, his company was one of the leading coal mining industry. हिंदी में बोलता हूँ कि हेनरी फेयोल फ्रांस में पैदा हुए थे और आपको एज ए जूनियर इंजीनियर एक कोल कंपनी में ज्वाइन करे, 28 साल तक वहां काम करे और 28 साल के बाद उस कंपनी के एमडी बन गए। जब उनको एमडी बनाया गया तो उस टाइम कंपनी बैंकरप्सी में थी, डूब रही थी कंप्लीटली, बहुत ज्यादा लोन वगैरह था। उसके बाद 2 साल के बाद यानी 30 साल के बाद, उनके ज्वाइनिंग के 30 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और जब हेनरी फेयोल रिटायर हुए तो वो जो कंपनी था जो डूब रही थी 2 साल पहले, वो कंपनी बन गई वन ऑफ द लीडिंग कोल माइनिंग इंडस्ट्री। अब ये कैसे हुआ? तो 10 साल के बाद हेनरी फेयोल ने एक बुक इशू किया, एक बुक लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल का जिक्र किया, 14 प्रिंसिपल के बारे में लिखा। तो मालूम ये चला कि हेनरी फेयोल ने ये 14 प्रिंसिपल को अप्लाई किया, दैट इज नोन एज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। और इस तरीके से उन्होंने उस कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। एंड दिस 14 प्रिंसिपल इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. Even in your normal life, even in your common life, you must apply this principle. तो आपका मैनेजमेंट जो होगा, चीजों को मैनेज करने का, जो भी चीज मैनेज कर रहे हो वो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट होगा अगर आप 14 प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो। तो वन लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आया साइंटिफिक प्रिंसिपल, यू शुड राइट अबाउट सम अदर FW का प्रिंसिपल। अगर आपको सिर्फ फेयोल्स प्रिंसिपल आ गया या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गया, then you should write about 14 principle of management. Let's talk about one by one. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. It means all the work should not be given to single person. All the work should be divided between people. फिर से बोलता हूं आपको कि सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. अगर मान लो कि एक कंपनी में 5 काम है तो वो 5 काम एक इंसान को नहीं देना, वो 5 काम 5 लोगों में डिवाइड कर दोगे तो आपका काम आसान होगा और इजी होगा। और वो 5 काम रेगुलर वो 5 लोगों को देते रहना, उससे क्या होगा, स्पेशलाइज होते वो अपने अपने कामों में। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. द सेकंड वन इज बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी को भी अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। उसी तरीके से अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में अथॉरिटी देना। अगर आप एक चीज दिए, चाहे अथॉरिटी दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो काम वो अपना अच्छे से नहीं करेंगे। और अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, अथॉरिटी नहीं दिया, तो कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं. स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी पर्सनली. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि एक ट्रैफिक पुलिस है, यानी वो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको अथॉरिटी ऑलरेडी है, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। तो क्या होता, वो ट्रैफिक पुलिस खामोश ट्रैफिक के पास जाकर ठहरा रहता, कोई भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको सिर्फ अथॉरिटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया। उसी तरीके से कोई आम आदमी है, उनको जाकर बोला गया कि जाओ जाकर ट्रैफिक कंट्रोल करो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग उनकी बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो एक आम आदमी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिए लेकिन अपन उनको अथॉरिटी नहीं दिए, क्योंकि ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। तो हेनरी फेयोल बोला कि आप किसी को अथॉरिटी दो तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मतलब ये हुआ
कि आप अगर एक ट्रैफिक पुलिस अपॉइंट कर रहे हो यानी अथॉरिटी दे रहे हो, तो साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ कि इस तरीके से ये काम करना है। अगर आप ये चीज करते हो तभी आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। The next one is unity of direction. It means all the people work towards one goal, one direction. सारे लोग एक गोल की तरफ काम करना, एक डायरेक्शन की तरफ काम करना, सब लोग अपना अपना नहीं देखना, इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसका नाम है ओप्पो। हो सकता है ओप्पो में एक फोन चल रहा है F5 मान लो मार्केट में, तो सारे लोग F5 की प्रोडक्शन, F5 के सेल्स, F5 के मार्केटिंग की तरफ देखना। ऐसा नहीं होना कि एक F5 का प्रोडक्शन कर रहा, एक F3 का कर रहा, एक F2 का कर रहा। अगर मार्केट में F5 मोबाइल फोन का डिमांड बहुत ज्यादा है, देन ऑल द पीपल शुड वर्क टुवर्ड्स दैट F5 प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के लिए वर्क करना। The fourth principle of Henry Fayol is discipline. Henry Fayol said that there has to be no compromise with the discipline. Discipline कुछ भी हो सकता है, टाइम से आना, यूनिफॉर्म में आना, क्लीन शेव करना, रिपोर्ट करना मैनेजर को। तो Henry Fayol has said that कि डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना। All the members, all the people in an organization must follow the discipline. Next one है unity of command. So unity of command means all the command should come from only one superior, one boss. मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसमें हो सकता है 5-6 बॉस हो और 200-300 एम्प्लॉइज हो, तो इट डजेंट मैटर 5 बॉस हो या 6 सुपीरियर हो या 7 सुपीरियर हो, जो कमांड या ऑर्डर्स आना वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से आएगा तो पूरे लोग अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज मान लो 200 एम्प्लॉइज है, 6 सुपीरियर है और पहला सुपीरियर आके एक काम दे रहा, फिर आधे घंटे के बाद दूसरा बॉस आकर एक काम दे रहा, आधे घंटे के बाद थर्ड बॉस आकर एक काम दिया। अगर 3 बॉस 3 तरीके का ऑर्डर्स दे रहे, 3 तरीके का कमांड दे रहे, तो एम्प्लॉइज विल गेट कंफ्यूज, 200 लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन हेनरी फेयोल माइट हैव सीन कि अरे यहाँ पर तो जो मर्जी वो ऑर्डर दे दे रहा, तो हेनरी फेयोल बोला कि भाई देखो आप लोग बॉस है, मालिक है, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को, आपके एम्प्लॉयज को कमांड सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से आएगा तो पब्लिक अच्छे से समझ पाएगी, एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर पाएगी। दैट्स द रीजन यूनिटी ऑफ कमांड मींस द कमांड शुड कम फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सुपीरियर मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक कंपनी में हो सकता है 5 से 6 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करें, दैट डजंट मैटर। जो कमांड आना चाहिए वो सिर्फ एक आदमी से आना चाहिए, तभी एम्प्लॉयज अच्छे से बात को समझ पाएंगे, अच्छे से चीजों को अमल कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि आप मैच करा दो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जनरल इंटरेस्ट से। उसको मैं आसान भाषा में ऐसे समझा सकता हूं कि सारे लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है भाई, पर्सनल इंटरेस्ट, घर जाना, आराम करना, सोना, काम कम करना, इस तरीके का पर्सनल इंटरेस्ट रहता। जनरल इंटरेस्ट यानी कंपनी का इंटरेस्ट रहता प्रॉफिट ज्यादा करना, लोग अच्छा काम करना, अच्छा मेहनत से सारा कुछ करना, सारे लोग कंपनी के बारे में सोचना, हर एक लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि भाई कंपनी क्या चाहती है, कुछ ऐसा प्लान, ऐसा पॉलिसी बनाओ जैसे कि आप ज्यादा काम करें तो इंसेंटिव मिलता, आप अच्छा काम करें तो आपको लीव मिलता, हॉलीडे मिलता। तो इस तरीके का पॉलिसी बनाओ कि सारे लोग कंपनी के बारे में सोचने लगे, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचने लगे। दिस इज नोन एज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Next one is fair remuneration. The name itself is telling fair remuneration. Remuneration का मतलब होता है सैलरी, जो कमाते। तो हेनरी फेयोल हैज सेड दैट कि आप अगर सबको एक जैसा सैलरी दिए तो ऑब्वियसली काम लोग नहीं करते, जो काम कर रहा है उनको भी एक जैसा सैलरी, जो काम नहीं कर रहा है उनको भी एक जैसा सैलरी, तो ऑब्वियसली जो काम कर रहा है वो काम नहीं करते। तो हेनरी फेयोल हैज सेड कि आप फेयर रेम्यूनरेशन दो। इट मींस those who are working hard, those who are working more should be given more salary, those who are not at all working should be given less salary or should be kicked out of the company. तो fair remuneration का मतलब ये हुआ कि जो जितना काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा सैलरी, कम काम कर रहा है तो कम सैलरी। That is known as fair remuneration. Next one is balance between centralization and decentralization. वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं जरा सा शॉर्ट करके इसको समझाना चाह रहा हूँ। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ मी पर्सनली। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो टॉप लेवल के पास हो, मतलब बाकी लोग कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकते, कोई भी अथॉरिटी नहीं रहता। दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह हुआ कि सारे लोगों के पास अथॉरिटी है, टॉप लेवल भी डिसीजन ले सकते हैं, मिडिल लेवल भी ले सकते हैं और लोअर लेवल भी ले सकते हैं। दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो हेनरी फेयल हैज सेड कि देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट मींस ना ही कंपनी को आप सेंट्रलाइज बनाओ, मतलब सारा अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल वाले लेना और बाकी कुछ भी नहीं लेना, नहीं। ना ही आप कंपनी को डिसेंट्रलाइज बनाओ, मतलब सब लोग डिसीजन लेने लगना, ऐसा नहीं करो, बैलेंस कर दो। इट मींस few important decision must be taken by top level and few important decision should be taken by middle and lower level। तो हेनरी फेयल बोला कि आप डिसीजन मेकिंग पावर दो, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन आप टॉप लेवल को दे दो और लोअर और मिडिल लेवल को भी कुछ अथॉरिटी दो। दैट इज नोन एज बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे टॉप लेवल मान लो कि डायरेक्टर सर है, तो इम्पोर्टेंट मेन चीजें जैसे कि प्लान्स, पॉलिसीज, ये सब चीजें फॉर्मुलेट्स करने का काम हमारे डायरेक्टर सर का रहता है और प्रिंसिपल्स का रहता है, और बाकी का काम आपको जाके वाइस प्रिंसिपल का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, एचओडीज कुछ ले सकते हैं, कुछ टीचर्स ले सकते हैं। तो सबको अपने अपने लेवल पर डिसीजन लेने का अथॉरिटी देना चाहिए। दैट इज सेड बाय हेनरी फेयल। स्केलर चेन, the next important principle is scalar chain। It means all the command should flow in hierarchy, all the orders, all the command, all the communication should flow in hierarchy। मतलब ये हुआ कि भाई टॉप लेवल वाले डायरेक्टर डायरेक्टली एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कमांड, कोई भी ऑर्डर्स टॉप लेवल वाले डायरेक्टली एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी हायरार्की मस्ट बी फॉलोड। अगर ऐसा फॉलो करे तो डिग्निटी मेंटेन रहता। जैसे कि आपको जाके टॉप लेवल वाले मिडिल से बात करेंगे, मिडिल वाले लोअर को कम्युनिकेट करेंगे, लोअर वाले एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेंगे, ये मेंटेन करके रखना जरूरी है। दैट इज सेड बाय हेनरी फेयल। सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूं, अगर मेरे को कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो मैं डायरेक्टली डायरेक्टर के पास, टॉप लेवल के पास नहीं जाऊंगा, मैं लोअर लेवल से बात करूंगा, लोअर वाले मिडिल से बात करेंगे, मिडिल वाले टॉप से बात करेंगे। दैट इज सेड, दैट इज नोन एज स्केलर चेन, कि जो भी फ्लो ऑफ कमांड होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, तो एक डिग्निटी, एक अच्छा सीक्वेंस बना रहेगा कंपनी में। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। इट मींस देयर हैज टू बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। उसको मैं फोटो में दिखा दिया, समझा दिया आपको दिख के समझ आ जाता कि इसको मैं फोटो में दिखा दिया, समझा दिया आपको कि आपको फोटो देख के समझ आ जाता कि हर चीज का एक प्लेस होता। तो अगर आप चाह रहे हो सक्सेसफुल कंपनी चलाना, सक्सेसफुल चीजों को मैनेज करना, तो हर चीज एक प्लेस में रखो और हर चीज का एक प्लेस बनाओ। जैसे कि आपको आपकी कंपनी में आपको एक सेल्स डिपार्टमेंट रखो, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रखो, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखो, हर चीज का एक प्लेस है। उसी तरीके से जो आप फोटो में आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट्स है, तो अगर आप एक जगह बनाओगे इक्विपमेंट्स रखने का, तो उससे क्या होगा कि कोई भी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो जाकर दे कैन सर्च इट। फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी ए नॉर्मल थिंग कि हाँ भाई सब कुछ, तो जैसे आपके घर में भी किचन है, हॉल है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ये सब एक जगह पर है, सब चीजें एक जगह पे रहती है। आज के दिन में ये एक नॉर्मल है, बट लॉन्ग बैक लाइक 100 years बिफोर ये एक नई चीज थी। लोग हो सकता है चीजें इधर उधर फेंक देते थे, चीजों का सही रूम नहीं था, सही प्लेस नहीं था। तो हेनरी फेयल हैज डिस्कवर्ड कि नहीं भाई, चीजें जो है वो सही जगह पर रहेगी तो एम्प्लॉयज को इजी मिल जाते हैं और उससे काम इजिली होता। सो दैट्स व्हाई हेनरी फेयल हैज कम अप विथ अ टॉपिक दैट इज ऑर्डर। सब चीजें, ऑल द थिंग्स मस्ट बी एट इट्स प्लेस एंड देयर हैज टू बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए प्लेस रहना। The next principle of Henry Fayol is equity. It means we should treat everyone with kindness and justice. There has to be no favoritism, there has to be no nepotism, there has to be no personal support. Support देना एक अलग है, लेकिन कई दफा क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो कुछ एम्प्लॉयज काम नहीं भी करते, थोड़ा अच्छा बात कर लिया मैनेजर से तो वो एम्प्लॉयज को छोड़ देता मैनेजर। कुछ एम्प्लॉयज थोड़ा सा रफ हो गया, थोड़ा कड़वा हो गया, काम अच्छा कर रहा है तो वो एम्प्लॉयज उसके पीछे पड़ जाता, वो मैनेजर। तो हेनरी फेयल हैज सेड दैट कि इक्विटी करो, सबको एक नजर से देखो। ऐसा नहीं है कि सब किसी को जज करो बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और एनीथिंग। सबसे काइंडनेस से रखो
और मोहब्बत से रखो, दैट इज नोन एज इक्विटी। ट्रीट एवरीवन इक्वली विथ काइंडनेस, जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नोन एज इक्विटी। The next one is stability of tenure. This is one of the important principle given by Henry Fayol कि stability of tenure मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे तो भाई उसको एटलीस्ट इनफ चांस दो सेटल होने का। आपका एम्प्लॉय है, 2 दिन काम किया, आप उसको जज करने लगे, भाई तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम्हारे को गलती कर लिया हायर करके, इस तरीके की बात नहीं बोलना। एम्प्लॉयज को रखा, एटलीस्ट उसको 2 महीना 3 महीना 6 महीना टाइम देना उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर हायर होकर आता है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल होता है। तो हेनरी फेयल हैज सेड दैट कि एम्प्लॉयज शुड बी गिवन इनफ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू सेटल डाउन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं करना कि 1 महीना हुआ और उसको काम से निकाल दिया तो फिर आपका काम नहीं होगा। आप मिसाल के तौर पे आप अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो देयर आर सो मेनी प्लेयर्स के जैसे विराट कोहली हो गया या फिर धोनी हो गए, तो इनके इनिशियल डेज में मे बी शुरू के कुछ मैचेस में दे आर नॉट एबल टू प्ले वेल, तो उनको सपोर्ट मिला तो आज दे बिकम लेजेंड। तो उसी तरीके से किसी को भी स्टार्ट के दिनों में जज नहीं करना, थोड़ा सा टाइम देना सेटल होने का, उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन एनफ चांस टू प्रूव देमसेल्फ। 13th प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है स्टार्ट लेना, कुछ तो नया करो, कुछ तो करो। तो हेनरी फेयल हैज सेड दैट कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज आ रहे बैग उठा के काम कर रहे लैपटॉप पे घर को चले जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉयज को भी प्लान्स बनाने का मौका दो, पॉलिसीज बनाने का मौका दो और उनको ही फॉर्मुलेट करने का मौका दो, ठीक है। दैट इज नोन एज initiative. It means employees should be given chance to come up with their own plan, execute that plan. ऐसा करेंगे तो employees भी valuable feel होगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी बात सुन रहे लोग और यहाँ पर मेरे को भी वैल्यू दिया जा रहा है, मैं भी अपने प्लान लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर ये लोग मेरी प्लान को सुन रहे हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज को भी मौका दो प्लान बनाने का, पॉलिसीज बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का। इस तरीके से क्या होगा कि एम्प्लॉयज का ग्रोथ होगा और एम्प्लॉयज वैल्यूएबल फील करेंगे। सिर्फ एज ए टॉप लेवल मैनेजर आप ही अगर पूरे प्लान्स दोगे, पूरे पॉलिसीज दोगे तो एम्प्लॉयज पहली बात वैल्यूएबल फील नहीं करेंगे और दूसरी बात दे विल नॉट लर्न एनीथिंग, देयर विल बी नो ग्रोथ फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए इनिशिएटिव का मौका देना, उनको भी चांस देना, अपने प्लान्स लेकर आओ और एग्जीक्यूट करो, इससे उनका ग्रोथ होगा और कंपनी को फायदा होगा। The last principle given by Henry Fayol is esprit de corps। बहुत इजी है, esprit de corps हो सकता है 4 मार्क्स में भी आए, जिसको बोलते हैं यूनिटी इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में है। इट मीन्स दैट ऑल द पीपल मस्ट वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं अपनाना, एक साथ मिलजुल कर काम करने को ही बोलते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स। तो मैनेजर ऐसा नहीं करना कि उससे लड़ा दिया, उससे फाइट करा दिया, डिवाइड करा दिया, ऐसा नहीं करना। सबको एक साथ लेके चलना और एक साथ काम करना। उससे क्या होगा, काम अच्छा होगा, काम मजबूत होगा और कोऑर्डिनेशन में काम होगा। सो स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स all the employees must work together, must maintain a very happy and a very pleasant environment in an organization। तो ये आपका 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़कर जाओ और दुआ करो कि ये 14 प्रिंसिपल आ जाए, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 14 प्रिंसिपल लिखने से पहले आप क्या करो कि एक सर्कल बना दो जिसमें आप लिखो हेनरी फेयल्स 14 प्रिंसिपल, फिर चारों पूरे 14 साइड सन के जैसा आप लिख दो, 14 प्रिंसिपल लिख दो, फिर नीचे में उसको एक्सप्लेन करो 1 by 1। और एक सजेशन और दिया था मैंने कि अगर आपके पास टाइम मिलता है तो सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करो। आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करते वक्त आपको पेपर जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, आंसर बुकलेट आपका है, पेंसिल से लास्ट पेज पर सेक्शन बी के जितने भी साइड हेडिंग आपको याद आ रहा है, क्योंकि जस्ट आप पढ़ के जाते, जितने भी साइड हेडिंग आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, तो आपको याद आ गया कि हाँ बिजनेस का एडवांटेज ये है, 2-2 मिनट लगता है, उसका साइड हेडिंग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपको याद आ गया, 3 मिनट लगता है वो लिखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज हेनरी फेयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो लिख लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि शुरू के 5 मिनट 10 मिनट आप लास्ट पेज पे साइड हेडिंग लिखने में लगाओ, क्योंकि जब आप एग्जाम के मिड में रहते
और जब आप साइड रीडिंग याद करने को जाते तो आपके दिमाग से निकल जाता, फिर आप परेशान होते, उससे पूछते भाई वो वाला क्या था, जरा बताओ, उसमें आपके पेपर चले जाते। एक बार आपके हैंड में पेपर आ गया तो वो पेपर आपका है। क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, आंसर बुकलेट के लास्ट पेज पर पेंसिल से पूरे के पूरे साइड रीडिंग 10-15 मिनट्स लगे तो लगे लिख लो। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। इंशाअल्लाह ताला साइड इतना इजी आपको मैंने एक्सप्लेन किया क्लास में, और इतने समझदार हो आप लोग कि एक बार साइड रीडिंग आपको याद हो गया तो इंशाअल्लाह ताला पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप आंसर इजी लिख सकते हैं, आप इतना इजी। ठीक है, बस वो चीज याद रखना। और ये एक और सजेशन मैं दे रहा हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि अच्छा उसका प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहना। साइड हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना, डबल लाइन अंडरलाइन करना, फिर मेन कंटेंट ब्लू पेन से लिखना, प्रेजेंटेशन क्लीन एंड क्लियर रखना। ठीक है फिर, और ये थ्योरी पेपर है तो आप समझदार हो, ज्यादा से ज्यादा पेज को फिल करना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करना। 14 प्रिंसिपल ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 से 6 फंक्शंस है तो उसके साथ साथ ऐसा लिख दो कि अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव सम प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको क्वेश्चन थोड़े ऐड करना रहता, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।